बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज लाहौर का उन्होंने दौरा किया और जहां पर एक मंसूबे का इफ्तिताह कर रहे थे, दरिया रावी पर एक शहर आबाद करने का ये मंसूबा है, वहीं पर उनकी कुछ मुलाकात भी हुई फैसलाबाद से और पंजाब के दीगर शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकाने कौमी असम्बली से। शिकायत की अंबार जो है वो वज़ीर आज़म को सुनने को मिले और उसमें सबसे पहले तो ये कहा गया कि हर ज़िले में वो कहते हैं कि जी SHOs और DSPs जो हैं वो खुलकर करप्शन कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इस बात का एतराफ़ भी किया कि पंजाब में पुलिस और पटवारी कल्चर जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन है। फिर पंजाब में ही आटे और चीनी के जो दाम बढ़ाए जा रहे हैं उस पर भी तशवीश का इजहार किया गया और जो अरकान हैं उन्होंने महकमा खुराक के मुलव्वस होने का जिक्र भी किया। फिर यह भी कहा गया कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो हमारा साथ नहीं देती। तो पंजाब की हद तक तो जितने मसाइल हैं उनका जिक्र आज वज़ीर आज़म साहब के सामने हुआ, लेकिन पंजाब के ही CM उस्मान बुज़दार साहब जो हैं आया किसी मुश्किल में पड़ने वाले हैं या नहीं, वो किस तरीके से कि नैब ने उनको नोटिस भिजवाया है और ये मामला है शराब के गैर कानूनी लाइसेंसेस जारी करने का और इसमें 5 करोड़ रिश्वत का मामला भी शामिल है। सिर्फ यही नहीं, कुछ और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से ताल्लुक़ रखने वाले लोग पंजाब के इस वक्त नैब के रेडार पर आए हैं, जिसमें MPA गज़नफ़र अब्बास चीना हैं, तहरीक इंसाफ के MNA करामत खोखर हैं और सूबाई वज़ीर अंसर मजीद खान न्याजी भी हैं। तो क्या नैब जो है वो वाकई जिस तरीके से अपोजिशन की तनकीद उस पर होती थी कि ये सिर्फ एक जानिब इनकी तोपों का रुख है, सिर्फ अपोजिशन को दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है या उनके केसेस खोले जाते हैं, तो अब ये हमें शिफ्ट नज़र आ रहा है। क्या वाकई जो एक इम्प्रेशन है नैब के हवाले से कि दूसरी तरफ के लोगों का, हुकूमती लोगों का एहतसाब नहीं करता, क्या वो नैब उसका आगाज़ अब करने जा रहा है? इस हवाले से बात करेंगे। और ओवरऑल अगर हम नैब के इदारे की परफॉर्मेंस को देखें, जिस पर आप चाहे हाई कोर्ट्स हैं चाहे सुप्रीम कोर्ट हैं, मुख्तलिफ समातों के मुख्तलिफ केसेस की हेयरिंग्स के दौरान नैब के हवाले से जजेस साहिबान के ऐसे रिमार्क्स आते रहे हैं जो कि नैब की परफॉर्मेंस को मशकूक बनाते रहे हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब का जो तैनातियों का इख्तियार है उस हवाले से भी अज खुद नोटिस ले लिया है। दूसरी जानिब अपोजिशन की तरफ से नैब पर पाबंदी लगाने का, नैब को बंद करने का मुतालबा जो है वो भी हमारे सामने है। इस तमाम चीज़ पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम के इस हिस्से में जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के फॉर्मर मिनिस्टर हैं, और नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर चेयरमैन सेनेट हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आप दोनों को हम खुशामदीद कहते हैं और थोड़ी देर में सेनेटर वलीद इकबाल भी PTI से हमें ज्वाइन करेंगे। नैयर हुसैन बुखारी साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपको लग रहा है कि नैब पर जो इतनी तनकीद हुई है, जो बहुत गैर मामूली तनकीद हुई है कि सिर्फ एक जानिब जो है के लोगों का एहतसाब किया जा रहा है, नैब केसेस बना देता है, रेफरेंस बना देता है, अब उनके एक MNA, एक MPA, सूबाई वज़ीर और पंजाब के CM, उनके हवाले से भी जो खबरें आई हैं कि उनको भी नोटिस चले गए हैं, उनकी भी तलबी जो है वो नैब चाह रहा है। आपको लग रहा है कि चेयरमैन नैब का जो बयान वाकई था कि हवाओं का रुख बदल रहा है, आपको ऐसी कोई तब्दीली नज़र आ रही है? शुक्रिया। देखें, चेयरमैन नैब का जो ये प्रीवियस कंडक्ट है और पर्टिकुलरली जब उनके मामलात की जुडिशल स्क्रूटनी हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट्स ने जो उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं और चेयरमैन नैब खुद इस जुडिशरी का हिस्सा रहे, तो ये तो बड़ी वाइज बात थी और अक्लमंदी का तकाजा यह था कि ही शुड हैव स्टेप डाउन। मतलब इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म, देखें प्रोसिक्यूशन का काम है एलिगेशन लगाना और फिर एलिगेशन के बाद उसको प्रोसिक्यूट करना और एविडेंस लेके आना, लेकिन जब वो उनके पास वो मटेरियल नहीं, जब वो अदालतों में जिसकी जुडिशियल स्क्रूटनी होती है, तो फिर जिस किस्म की ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट से आती थी मुख्तलिफ केसेस में और रिसेंटली केसेस में बेल के मैटर्स में आई, तो मैं समझता हूँ कि नैब का इदारा बिल्कुल जानबदारी करता रहा, लेकिन अभी ये CM को बुला लेना और बाकियों को बुला लेना, अगर उन्होंने करप्शन किया जरूर बुलाएं, लेकिन एक बात फिर मैं कहूँगा कि नैब का इदारा जो है चीफ मिनिस्टर को बुला रहा है और चीफ मिनिस्टर ने कोई लाइसेंस दिया है, रूल्स फॉलो किए नहीं किए, दैट इज टू बी एग्जामिन्ड। उसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटीज बैठी हुई हैं, लेकिन आप ये देखें कि एक ये ऑर्डिनेंस लेके आए थे
कि मिस यूज ऑफ अथॉरिटी को वो इट विल नॉट बी एन ऑफेंस, और फिर वो ऑर्डिनेंस लैप्स कर गया। और अब ये सारा मलबा अब पॉलिटिकल लीडरशिप्स पे डाल रहे हैं आप, पॉलिटिकल वाइजर वो आयल्स के साइड पे हैं या दूसरी साइड पे हैं, तो सारा मलबा आप पॉलिटिशियंस पे फेंक रहे हैं। नैब का अपना अदारा क्या कर रहा है, उसके अपने अफसरान की क्या सूरत हाल है, और वो अदारा जिसने 99 में इस ऑर्डिनेंस के तहत रूल्स फ्रेम नहीं किए, वो रूल्स फ्रेम करते, और ये अभी मामला जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आया तो अब ये रूल्स फ्रेम विदाउट फ्रेमिंग रूल्स, और पिछले 22 साल से ये अदारा फंक्शन कर रहा है। तो लेट्स सी कि ये जो जुडिशरी से तलक रहा जिस अच्छा, ये बुखारी साहब, ये जो आपने बात की, जो सुप्रीम कोर्ट में केस है चेयरमैन नैब की जो तैनातियों के इख्तियार का मामला है, उसमें भी कुछ सवाल लिखे किए गए क्या इनके आर्टिकल्स 240 या 242 को क्या बालाए ताक रख दिया जाता है, ये क्या है ये मामला मैं आपसे अगले सवाल में जानती हूँ। लेकिन जनरल साहब से पहले मैं इसका व्यू चाहूंगी। जिस तरह बुखारी साहब ने कहा कि ओवरऑल उनका व्यू ये है कि भाई आप सारे का सारा मलबा पॉलिटिशियंस पर डाल देते हैं, चाहे वो हुकूमती साइड के हों चाहे वो अपोजिशन साइड के हों। बट जनरल साहब, अभी जिस तरीके से पीटीआई के लोगों को इंक्लूडिंग सीएम बुज़दार साहब ये तलब किया जाना या नोटिसेस जाना, आपको क्या लग रहा है? कुड इट बी ए बैलेंसिंग एक्ट ओनली, कोई आई वॉश है, या वाकई हवाओं का रुख तब्दील हो गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि अपोजिशन के साथ क्या होता रहा है। हमजा शाहबाज को साल से ऊपर हो गया उनका अरेस्ट हुआ है और अभी तक उनके खिलाफ रेफरेंस नहीं आया। इससे पहले भी इसी तरीके से शाहिद खान अब्बासी वाले केस में अभी जाके 1 साल बाद रेफरेंस आया, और जितने भी लोग हैं उनको लताड़ते रहे, किरदार कुशी उनकी होती रही, मीडिया ट्रायल उनका होता रहा, साल 1.5 साल बाद जाके रेफरेंस आ जाता है। तो अभी आपने ये जो बात बताई कि उनका हवा का रुख चेंज हो गया है, और प्रॉबेबली जो इससे पहले गवर्नमेंट के लोग दूध से धुले हुए थे, उस दूध में प्रॉबेबली जरा थोड़ा सा पानी ज्यादा मिक्स हो गया है, अभी थोड़ी सी मैल उसमें नजर आनी शुरू हो गई है। तो अभी सिर्फ ये खबर आई है कि उनके खिलाफ इंक्वायरियां की जानी है, पहले इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी की जानी है, उसके बाद फिर उसका रेफरेंस आना है। और मुझे 100% यकीन है जब हमारे मामले में साल लगता था रेफरेंस लाने में, तो इनके खिलाफ भी जब रेफरेंस आएगा साल एक और भी गुजर जाएगा, 1.5 साल गुजर जाएगा, और फिर बाद में उनकी क्या कार्रवाई होगी वो देखा जाना है। इस बात को यहाँ पर छोड़ दीजिए। आपने पंजाब के मामले को उठाया और पंजाब के वज़रा और पंजाब के मेंबरान के बारे में आपने बात की, लेकिन केपीके वाले मसले तो डे 1 से हैं। वहां पर बीआरटी का मसला डे 1 से है, 2 साल पहले का है। मालम जब्बा उससे भी पुरानी है। उसके अलावा बाकी खटक साहब के खिलाफ जो केसेस हैं, ये जो कार्रवाइयां की गई है 2-3 साल पहले की बातें हो रही है, अब तक उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुआ है। वो बातें उनके बारे में भी की गई थी उस वक्त कि उनके खिलाफ नैब जो है ना इंक्वायरी कर रही है। तो ये इंक्वायरी भी उस किस्म की इंक्वायरी निकलेगी, क्योंकि नैब की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में मेरे ख्याल में किसी किस्म का शक या शुबा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने कोई शक छोड़ा नहीं। उन्होंने हर किस्म के कमेंट्स उनके बारे में की है, और चेयरमैन साहब उसी टीम का हिस्सा रहे हैं। मेरे ख्याल में जब उनके वो कुलीग जो कानून की नज़र से देख के कमेंट करते हैं, उनके उन कमेंट को नोटिस लेना चाहिए था और उनकी परफॉर्मेंस में फ़र्क आना चाहिए था, लेकिन फ़र्क किसी किस्म का नहीं है। अब भी उनका एटीट्यूड वही है, डंडा लेके अपोजिशन के पीछे पड़े हुए हैं। और हुकूमत के बारे में एक छोटी सी खबर उन्होंने दी है, अल्लाह करे ये खबर सच्ची हो, अल्लाह करे इसके बारे में जल्दी किसी नतीजे पे पहुंचे। अब ये खबर सच्ची हो, लेकिन यू स्टिल हैव योर डाउट्स कि उसी तरीके की कार्रवाई जो है जैसे ऑपोजिशन के खिलाफ होती है, क्या वाकई वैसी कार्रवाई हुकूमती लोगों के खिलाफ भी होगी? सेनेटर वलीद इकबाल साहब से भी उनका मौक़िफ़ जानते हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है कि ये जो तासुर है कि केपीके में सेनेटर साहब बहुत सारे बीआरटी हो गया, मालम जब्बा हो गया, क्या नैब उसी तर्ज? जनरल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मुकम्मल कर लीजिए, मैं फिर जवाब ले लूँ इनसे। जी सादिया, मैं एक पॉइंट और कहना चाहता हूँ।
अपोजिशन के खिलाफ भी आज तक नैब की कोई कार्रवाई कंक्लूसिव नहीं हुआ, कंक्लूड नहीं हुआ, वो अभी तक चल रहे हैं मामला। और मुझे लगता ये है कि ये भी कार्रवाई कंक्लूजन पे पहुंचेगी नहीं, उससे पहले शायद इनकी रुखसती हो जाए। अच्छी बात है, रुखसती वैसे एक अच्छा फंक्शन होता है, वेलकम फंक्शन होता है, लोग इस पे बड़े खुश हो जाते हैं। ये रुखसती आपको किसकी, चेयरमैन नैब की रुखसती, हुकूमत की रुखसती, किसकी रुखसती की बात कर रहे हैं? नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे, उससे पहले शायद इनकी रुखसती हो जाए, नैब की या उनकी कानून में तब्दीली आ जाए। सेनेटर वलीद इकबाल साहब, ये बीआरटी हो गया, मालम जबा हो गया, बड़े लोग सवाल उठाते हैं कि भाई उनकी इंक्वायरीज नहीं हुई। अब पंजाब में आपके एक एमपीए को नोटिस चला गया नैब का, एक आपके सूबाई वजीर को चला गया, एक एमएनए को चला गया, उस्मान बुज़दार साहब की तलबी हो गई। तो ये जो तासुर है नैब के बारे में कि हुकूमती लोगों की तरफ नहीं जाता, उसको दूर करने की कोशिश की गई है। देखिए जी, इसका मैं जवाब नैब के बिहाफ पे तो नहीं दे सकता जी, ना मैं नैब का ऑपोजिशन को डाउट्स हैं, वो कहते हैं ये मुकम्मल ही नहीं होनी। नहीं, ऑपोजिशन का तो लफ्ज़ का मतलब ही ऑपोजिशन है कि मुखालफत करनी है हर चीज़ की। कहते हैं सिर्फ हमारा होता है। नहीं, मैं अर्ज़ करता हूँ आपको सबसे पहले ये कि ये जो है, पहले मैं जिस तरह अर्ज़ कर रहा था कि मैं ना नैब का वकील हूँ ना नैब का तर्जुमान हूँ। नैब क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, उसका जवाब तो नैब ही के बिहाफ पे जो उनका कोई नुमाइंदा है वही दे सकता है। मैं तो ऑब्जर्वर के तौर पे ही बता सकता हूँ कि जिस तरह अपोजिशन, या मैंने कहा ना कि जी हिज़्ब इख्तिलाफ या मुखालफत करने वाला जो सिस्टम है, उसमें तो इनको जब इनके कोई नोटिस जाते हैं तो वो कहते हैं विक्टिमाइजेशन है, इंतकाम है, हमारे किसी नुमाइंदे को, किसी वज़ीर को, किसी और ये अभी के जो 4-5 जो आप जिक्र कर रही हैं, ये अभी की बात नहीं है कि ये इससे शुरुआत नहीं हुई। और हमारे वज़रा जो पंजाब के हैं वो जेल में वक्त गुजार के आए हुए हैं। अलीम खान साहब वहाँ रहे हैं जेल में, सुल्तान खान साहब जेल में रहे हैं, वो नहीं नजर आता। और नैब जो है उसके बारे में देखें, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन जरूर दी है, मुख्तलिफ समातों में परफॉर्मेंस पे सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली बहुत बड़ा हिस्सा अपने फैसले का एहतसाब के कवानीन की पूरी तारीख के ऊपर गुजारा है, और उसके अंदर एक मकाम पर कहा है कि ये आर्म ट्विस्टिंग के लिए उन्होंने खुसूसन इसको सिंगल आउट नहीं किया, इस नैब को उन्होंने एब्डो से लेके अयूब खान के ज़माने से लेके 58 और 60 की दहाई में, 70 की दहाई में, ज़िया उल हक के ज़माने के, याहिया खान के, हर एक के एहतसाब की बारे में बात की है। ये सिंगल इसको नहीं आउट किया। और ये नहीं सुप्रीम कोर्ट ने बाय द वे कहा, ठीक है ऑब्जर्वेशन सख्त हैं, और अगर मैं नैब के सरबराह हूँ या उनका कोई सीनियर अफसर हूँ, आई वुड बी कंसर्न। सही है। ये नहीं उन्होंने कहा कि नैब को बंद कर दिया जाए, ये नहीं उन्होंने कहा कि नैब के जो चेयरमैन है उनको बरतरफ, स्टेप डाउन आफ्टर दिस। वो उनकी अपनी मर्जी है। देखें, ये नैब के चेयरमैन के रिमूवल का तरीका उस तरह जिस तरह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है, जो उससे अग्रीव्ड है वो उस पर कार्रवाई करे, वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में मूव करें। अदरवाइज ये ज़रूर है कि और नैब के कानून की भी आइनी जो हैसियत है उसके ऊपर बहुत सी चैलेंजेस हुई हैं, वो अभी तक उसको स्ट्राइक डाउन नहीं किया गया, उसके किसी हिस्से को या कानून को बहैसियत मजमूई एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कि आपके लोग अलीम खान का भी बट एक सवाल है, बुखारी साहब ने आपके आने से पहले बात की थी, आप उस वक्त आए नहीं थे, उन्होंने कहा कि ये ज्यादातर जो मलबा है वो पॉलिटिशियंस पर ही डाला जा रहा है, तो ये इससे एग्री करते हैं, चाहे वो अपोजिशन के पॉलिटिशियंस हैं या हुकूमती आपके जमात के हैं लोग? देखें जी, बेसिकली करप्ट प्रैक्टिसेस का जो तसव्वुर है, और ये भी एक काफ़ी लंबी बहस हो सकती है, लेकिन मैं आपको मुख्तसरन अर्ज़ कर देता हूँ कि एक सरकारी ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल ज़ाती मुफाद के लिए, वो मॉनिटरी भी हो सकता है और अक्सर मॉनिटरी होता है, बट ब्यूरोक्रेसी को आप उसमें से फिर निकाल देते हैं, उनके लिए तब्दीलियां ले आते हैं, तरमीम हो जाती हैं कि उन पे क्योंकि वो आपको थोड़ा खदशा होता है कि काम करना छोड़ देंगे। ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो दिसंबर 2019 में जो तब्दीलियां लाई गई थी, उसमें एक चीज़ को डिस्टिंग्विश किया गया था, और मैं खुद समझता हूँ एज ए लॉयर कि नैब के ये जो मौजूदा कानून है उसमें नुक्स ज़रूर मौजूद हैं। ये जो डिटेंशन और अरेस्ट का सारा तसव्वुर है, और उसका दौरानिया और बेल ना होना, और गैर मुय्यना मुद्दत तक, बहुत बहुत तवील मुद्दत तक अरेस्ट रहना, ये हर एक तस्लीम करता है कि ये ऐसा एक इख्तियार है जिसको मुनसिफाना तरीके से इस्तेमाल या और बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये जो
हमने जो अमेंडमेंट प्रपोज की थी और जो ये ऑर्डिनेंस में किया था, उसमें डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की थी कि जी अगर सरकार को किसी एरर की वजह से नुकसान होता है, ना दानिस्ता तौर पे किसी से गलत फैसला हो जाता है, उसका नुकसान एक अलग चीज है। और अगर किसी बदयानती बेईमानी की वजह से नुकसान है, वो अलग चीज है, उसको डिस्टिंग्विश किया था। और मैं आपके सवाल के जवाब में सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि वैसे इत्तेफाक ऐसा है कि मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनके हर एक के अपने अपने तसाब के तरीके हैं। मिलिट्री का अपना है, जुडिशरी का अपना है, और नैब में फिर ये पीछे रह कौन जाता है, सिविल सर्वेंट्स, और एग्जीक्यूटिव का वो रह जाता है, उसमें ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान ही रह जाते हैं। अलबत्ता ये बात जरूर हो रही है, आई कंक्लूड, कि सेनेट में भी रजा रबानी साहब ने बड़े पुरजोर तरीके से कहा था कि ऐसा नैब कानून आना चाहिए जिसमें सारे स्टेट के। ठीक है, लेकिन आप पीपल्स पार्टी का नैब पर पाबंदी लगाने का, नैब को बंद करने का भी मुतालबा बुखारी साहब से जवाब लेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। नैयर बुखारी साहब, एक तो जो आप लोगों का मुतालबा है कि नैब पर पाबंदी लगा दें, बंद कर दें, क्या यही वाहिद सोल्यूशन इस वक्त पीपल्स पार्टी को नज़र आ रहा है? बिलावल साहब भी बरमला इसका इजहार कर चुके हैं। और जो मेरा पहले आपसे सवाल था चेयरमैन नैब की तैनातियों के इख्तियार का जो मामला, जिसका नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने खुद ले भी लिया है, वो क्या है जिसमें आर्टिकल 240 और 242 का भी जिक्र हुआ है? शुक्रिया। गुजारिश ये है कि मैं थोड़ा सा लास्ट सेगमेंट में आपने बात की, उस पर मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूँ कि इन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब को बुलाया है। देखिए, एलिगेशन उन पे ये है कि उनके किसी रिश्तेदार ने 50 मिलियन रुपीस किसी से लिया। आया, उस रिश्तेदार को उन्होंने अरेस्ट किया, उसको कस्टडी में लिया, उसके लिए कोई रेड्स किए हैं। एक खबरियत के लिए कि चीफ मिनिस्टर को आपने नोटिस दे दिए, इस तरह इनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं हो सकती। मैं ऑल्दो आई एम इन अपोजिशन, आई अपोज पीटीआई, मतलब है कि हम अपोजिशन में हैं, लेकिन ये बात के जिस पे मेन एलिगेशन है, जिसने कोई फाइनेंशियल बेनिफिट लिया है, उसको नैब ने अरेस्ट किया। मुझे समझ नहीं आती क्या कारकर्दगी है इस नैब के चेयरमैन की, उसकी, और फिर इतने डिस्क्रिप्शन दी हुई है नैब के चेयरमैन को। मैं समझता हूँ कि जो कुछ ऑब्जर्वेशन आती नहीं है, इनको तो बहुत पहले नीचे आ जाना चाहिए। सेकेंडली, अब इनका जुडिशरी से वास्ता रहा, बैकग्राउंड भी ये है कि जिस अदारे में रूल्स नहीं बन रहे, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 99 ऑनवर्ड इसके रूल्स ही फ्रेम नहीं हुए, वो आर्टिकल 240 और 242 जो है वो प्राइमरीली डील करते हैं कि फेडरेशन और प्रोविंसेस के लिए जो जॉब्स दी जाएंगी वो बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होंगी। अगर फेडरेशन की होगी तो पार्लियामेंट की होगी, और प्रोविंस की होगी तो प्रोविंशियल असेंबली की। और फिर फॉर दैट पर्पस वहाँ पे उनको अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वो प्रोविंशियल सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये दो क्रिएट करेंगे और वो अपॉइंटमेंट्स करेंगे। उसको तो इस केस में आपको लग रहा है कि रूल्स के खिलाफ उन्होंने इख्तियार इस्तेमाल किया है? बिल्कुल। देखो, फेडरेशन के हवाले से या प्रोविंशियल अफेयर्स के हवाले से, गवर्नमेंट के हवाले से अपॉइंटमेंट्स तो पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए होनी चाहिए थी, और ये इख्तियारात खुद इस्तेमाल करते रहे। ठीक है। और मालिक कुल और अकले कुल बने रहे। दूसरी बात ये है, मैं समझता हूँ कि नैब को हम क्यों कहते हैं, ये नैब का लॉ आर्म ट्विस्टिंग के लिए 2002 में सबसे पहले शुरू किया गया। हमारे 22 मेंबर तोड़ के तो जफरुल्लाह जमाली को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, और उनको भी वही फाइलें दिखा के बाद में भी यही सिलसिला चलता रहा। और फिर ये कन्फेस किया, एडमिशन है चेयरमैन नैब का कि मैं अगर ट्रेजरी बेंचेस की तरफ जाऊंगा तो फिर वो गवर्नमेंट खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन ऐसी सूरत हाल हो कि जहाँ पे आर्म ट्विस्टिंग के लिए या पॉलिटिकल माइलेज के लिए या पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए आप नैब को इस्तेमाल करें, इसलिए इसको बंद होना चाहिए। अभी सेनेटर साहब ने कहा जी बाकी इदारों के लिए लॉज हैं, बाकी इदारों के लॉज हैं, भाई बाकी इदारों के लॉज हैं तो एंटी करप्शन लॉज तो बड़े प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 का चला आ रहा है। अब हम समझते हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज मस्ट बी ट्रीटेड इन इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब बात यह कि ये क्यों सिर्फ
पॉलिटिशियंस के लिए नैब हो, फौज के लिए ना हो, जुडिशरी के लिए ना हो, बाकी अदारों के लिए ना हो। जब सारे शहरी है इस पाकिस्तान के, तो कानून है कि यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए विच शुड बी एप्लीकेबल टू एवरीबडी। अच्छा, सही है। वो ये कह रहे थे कि भाई उन इदारों का अपना क्योंकि सिस्टम है एहतसाब का। मैं अपने वाली बात जनरल साहब रजा रबानी साहब ने भी सेनेट में ये बात की है कि सारे इदारों का एक मुश्तरका कानून बनाए। ठीक है, सारे इदारे, उसमें आप जुडिशरी को भी रखें, उसमें आप आर्मी को भी रखें और पॉलिटिशियंस भी। अच्छा जनरल साहब, अब ये जो मुतालबा है कि नैब के इदारे को बंद कर दूं। जी बुखारी साहब मुकम्मल कर लीजिए। आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि आई वाज एमएनए इन 2002 एंड वी वर हैविंग दिस नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, वो जो एक चल रही थी, सेमिनार्स चल रहे थे, एंड मैं उसका भी हिस्सा था। तो जफर जमाली वाज देयर, और फिर देयर वाज अ क्वेश्चन आंसर शुरू हुआ। मैंने कहा जी व्हाट इज द इम्पेडिमेंट दैट यू डोंट वांट टू इंक्लूड द आर्म फोर्सेस एंड द जुडिशरी अंडर द नैब लॉज। उसने मुझे कहा कि बुखारी साहब यू हिट द नेल ऑन हेड। एडमिट वो भी करते थे। अब हम समझते हैं कि बाकी मामलात में अगर कहते हैं जी एक यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, इसमें क्यों आप डिस्क्रिमिनेशन करें? एवरीबडी शुड बी आंसरेबल बिफोर वन अथॉरिटी और वन लॉ। अच्छा, सही है, अंडर वन एक्ट। राइट, गॉट योर पॉइंट सर। अब जनरल साहब, आप इस पे आपका मौकफ कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि नैब के इदारे को सिरे से ही बंद कर दें क्योंकि इसका कोई फायदा ही नहीं है, सब लोग ये डिमांड कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की डिमांड जो मैंने अभी बताई भी कि जी पाबंदी लगा दें, या दूसरी तरफ के एक ऐसा इदारा बना दें कि जिसमें जुडिशरी भी आ जाए, आर्म्ड फोर्सेज भी आए, पॉलिटिशियंस भी हों, ब्यूरोक्रेसी भी हो, यूनिफॉर्म लॉज हों सबके लिए, एहतसाब के लिए। मैं एक एक करके थोड़ी सी जरा तफसील में जाने की कोशिश करूंगा। देखिए, नैब एक मकसद के लिए है, और मकसद ये था कि करप्शन को कंट्रोल करने के लिए अदारा बनाया गया था, ऐसे बताया गया। इनिशियली मकसद ये नहीं था, बल्कि इनिशियली आर्म ट्विस्टिंग के लिए बनाया गया था, और इसमें पैट्रियट ग्रुप पीपल्स पार्टी से बनाई गई थी और हुकूमत फॉर्म की गई थी। उस ज़माने में मैं कहीं पर था, किसी हिसाब किताब में था। उस वक़्त जब ये नैब की कार्रवाई थी, बेशुमार लोगों के खिलाफ केसेस बन गए थे नैब के, और फिर उन्हीं लोगों से इलेक्शन कराया गया, वो इलेक्शन में आए और कामयाब हुए। एक डिस्कशन में ये पॉइंट आया था कि ये करप्ट लोग हैं, अगर ये करप्ट लोगों को दोबारा लाया गया और इनसे हुकूमत बनी, अगर ये दोबारा करप्शन करेंगे तो फिर क्या होगा। वहां पर ये बात भी सामने आई कि जी इनके खिलाफ नैब के केसेस हैं, हम इनको सीधा कर देंगे, नैब के जरिए से सीधे हो जाएंगे। यानी नैब से उनके लायबिलिटीज भी चेंज किए गए, और नैब के जरिए से उस वक्त मकसद ये था कि इनको सीधा किया जाना भी मकसूद था। ये पुरानी बात है, इसके तफसीलात में मैं जाना नहीं चाहूंगा। अब दूसरी बात जिस पर मैं आता हूं वो ये है कि अगर नैब की आज जो कुछ कार्रवाई उन्होंने की है, 1% 99% लोगों के बारे में तो यह है, उनकी राय यह है कि करप्शन के रेट्स पहले के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा हो गए। किसी भी शख्स से आप बात कीजिए पाकिस्तान में, जितने भी पाकिस्तानी अवाम है, 99.9% उनकी ये शिकायत है कि करप्शन पहले के मुकाबले में 2 गुना 3 गुना ज्यादा हो गई है। जब करप्शन कंट्रोल नहीं हुआ है और 1% जिनके खिलाफ नैब कार्रवाई कर रही है उनसे पैसों की वसूली नहीं हो चुकी है उस तरह की जिस तरह का क्लेम किया गया था। किसी के खिलाफ 452 अरब की बात की गई थी, किसी के बारे में 1000 अरब की बात की गई थी, किसी और पार्टी के बारे में 2000 और 3000 अरबों की बात। तो सर अब क्या करें, अब बंद कर दें इस इदारे को? अरब तो अरब हो गए। और जब मैं सदी में आ रहा हूं उस पॉइंट के ऊपर, जब इसकी अफादियत नहीं है, फायदा कोई नहीं है, तो मैं जहां तक एहतसाब का ताल्लुक है, मैं एहतसाब के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। एहतसाब होना चाहिए, हर सूरत में होना चाहिए, क्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए, और इसमें किसी किस्म न जुडिशरी से एक्सेप्शन हो, न आर्म फोर्सेस के एक्सेप्शन हो, किसी का भी ना हो, सब के सब। लेकिन ये अदारा जिस तरीके से बनाया गया है, इस अदारे को जो कवायद है, इनके रूल्स और रेगुलेशंस हैं, इनके रूल्स और रेगुलेशंस में वो पोटेंसी नहीं है जो कि करप्शन को कंट्रोल कर सके। और करप्शन में ये हुकूमत आई थी इसी नारे के साथ ये करेंगे वो करेंगे। क्या कहते हैं, दूसरी बात जो एहतसाब भी अगर दूसरे का हो रहा हो तो इंसाफ लगता है, अपना हो रहा हो तो इंतकाम लगता है। सो ऑब्वियसली ये भी कोई मानने को तैयार नहीं होता कि क्रॉस द बोर्ड हो रहा है। मैं जरा क्विकली, बिकॉज फिर ये सेगमेंट क्लोज हो जाएगा, मैं वलीद इकबाल साहब का भी इस पर मौकफ जान लूँ कि ये नैब के हवाले से कोई उम्मीद लोग रखें कि भाई अगर पाबंदी नहीं लगती, बंद नहीं होता, तो आप लोग लार्जर इंटरेस्ट में मुल्क के बैठ जाएंगे इकट्ठे। वाकई एहतसाब जिस तरह से क्लेम हर कोई करता है, ट्रांसपेरेंट हो, क्रॉस द बोर्ड हो।
देखिए जी, एहतसाब का जो कानून है उसमें डेफिनेटली अगर उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए, जो कि इल्ज़ाम लग रहा है नैब पे, तो उसके जो है नताइज आपके सामने ही हैं जो भी होते हैं। लेकिन अगर उसको सही तरीके से, मुनसिफाना तरीके से, प्रॉपर्ली, कैसे पता चलेगा? वो वहां से तजावीज़ आती हैं, आप लोग कहते हैं कि ये अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं, आपकी तजावीज़ वो मुस्तरद कर देते हैं। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैंने इसको अब हाल ही में इसको ज़्यादा गौर से अब देखा है, और मैं ये समझता हूँ कि इदारे में अगर पूरी कैपेसिटी हो, जो कि जिसमें अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कैपेसिटी इन्वेस्टिगेशन की, प्रॉपर कैपेसिटी हो प्रोसिक्यूशन की, और प्रोसिक्यूशन में ये सेंस ऑफ जजमेंट भी कि जी ये केस हम प्रूव कर सकेंगे और ये नहीं कर सकेंगे इसलिए ड्रॉप कर देते हैं। इसी से आपके सक्सेस रेट की भी प्रोसिक्यूशन का फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह की कैपेसिटीज़ अगर हों और ये कानून यूं का तू भी रहे, तो कोई ऐसी उसमें गलत बात नहीं है अगर ठीक तरीके से उसको अप्लाई किया जाए। ये दिलचस्प बात यह है, अभी नैयर साहब ने ये जो कहा अपने उन 22 लोगों का हवाला देकर कि जी एक्सपेट्रिएट्स बना के, और फिर जनरल साहब ने भी वही बात की। अब एक उसमें इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ज़रूर देखें कि क्या वो 22 के 22 या उनमें से अक्सरियत पर जेन्युइन बदउनवानी बेईमानी के इल्ज़ाम थे, और हो सकता है उनमें से बहुत सारे यकीनन बेईमान हों भी, और इसी बेईमानी की अपने बचाने के लिए नैब को गलत इस्तेमाल किया गया। अगर नैब ठीक इस्तेमाल होता तो ये सारे जेल में होते, ये जो लोग हुकूमत में आके बैठे और क्रॉस ओवर करके केसेस से बच जाओगे, पैट्रियट बना दो, ये आप कहना चाह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूं कि जी अगर इसको इसमें जो कबाहतें हैं, और 2-3 चीजें इस कानून में डेफिनेटली ऐसी हैं जिनको इंप्रूव किया जा सकता है, अरेस्ट और डिटेंशन वगैरह के बारे में। जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब और नैयर हुसैन बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की, और वहां पे होने वाली बारिशों के बायस जो तबाही हुई है, और आज भी मुख्तलिफ जगहों पे जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसका अहवाल आपको बताएंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के हवाले से हम बात करेंगे, और ये वो डिस्कशन है जो शायद हर ही बारिश के बाद होती है, क्योंकि कराची के हालात हर बारिश के बाद ऐसे हो जाते हैं। कहीं पर आप देखेंगे कि जो नाले हैं वो ओवरफ्लो हैं, कहीं पर करंट लगने से लोग जाम भाग हो रहे हैं। आज जिस तरीके से हमने कई जगहों पर देखा कि जो बिलबोर्ड्स लगे हैं बड़ी बिल्डिंग्स पर, वो लोगों के ऊपर गिर रहे हैं, लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, कहीं पर खंबे गिर रहे हैं। और जो नाले हैं उनका काम जो है वो NDMA के हवाले जब किया गया तो उन्होंने ये क्लेम किया है कि बहुत सारी जगहें जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ NDMA के आने के बाद वहाँ पर हमें साफ़ होती दिखाई दी हैं। और ये भी मुतालबा सामने आया है कि कराची को अगले 5 साल के लिए फ़ौज के हवाले कर दिया जाए, और ये मुतालबा किया है सिराज कासिम तेली साहब ने, जो कि चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप हैं और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और मजहर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे कराची से, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एनालिस्ट। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तेली साहब ये फरमाइएगा कि इलेक्ट्रिक के हवाले से मुझे अच्छी तरह याद है, हमने अपने पिछले प्रोग्राम में आपको इन्वाइट किया था, और आपने कहा था कि जो इलेक्ट्रिक है, ये जो बिजली चली जाती है और बारिश के बाद जो हालात होते हैं, इसकी जो मोनोपोली है कराची के अंदर उसको ब्रेक करना पड़ेगा। और यहाँ पर NDMA के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनकी प्रेजेंस के बाद, तो आपने ये मुतालबा कर दिया कि 5 साल के लिए कराची को फ़ौज के हवाले ही कर दिया जाए। तो आपकी नज़र में क्या यही वाहिद सोल्यूशन है इस वक्त? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल यही वाहिद सोल्यूशन है। इसकी वजह है, देखे ना, ये जो हुकूमतें कर रहे हैं पॉलिटिकल लोग, चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे MK हो, ये गुज़िश्ता 25-30 साल से यही लोग हुकूमत कर रहे हैं। और ये 25 साल में अगर इन्होंने किया होता तो आज कराची तो बिल्कुल पेरिस बना हुआ होता। यहाँ ना पैसे लगाते हैं ना काम करते हैं, और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। इट्स नॉट ओनली द नालाज। मैंने जो कहा है वो ये कहा है कि भाई NDMA और FWO जो काम शुरू किया 3-4 दिन में उसको नजर आने लगा लोगों को जी। तो अगर इनको ये सौंप दिया जाए 5 साल के लिए, जिसमें ये नाले भी कर दे ठीक, जिसमें ये रोड भी बहुत बना, इसलिए मेन रोड कुछ अच्छे हैं, आप गलियों में जाओ सारे तबाह हो गए।
वो जीपेबल नहीं है, जीप नहीं चला सकते आप। वो ठीक करें, आपकी सीवरेज सिस्टम ठीक करें, ये जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अप टू डेट करें, 5 साल लगेंगे कम से कम, वो भी अगर फौज की निगरानी में होगा तो। और ये हो जाए, ठीक है, इसके बाद कोई मैकेनिज्म बनाएंगे कि किस तरह इसको आगे चलाना, मगर इनके बस का नहीं है। अगर इनके बस का होता तो ये 20-25 साल में कुछ ना कुछ कर चुके होते ना। और मेरे ख्याल से दिस इज द ओनली सोल्यूशन। और जब से मैंने ये बात कही है, ओवरवेलमिंगली कराचीइट्स मेरे पीछे लगे हुए हैं कि मेहरबानी करो, हटना नहीं, हम जब आवाज दोगे हम रोड पे आएंगे। तो ये तो इसका मकसद क्या है, हर कोई तंग है ना यार। अच्छा, चलिए, यानी ये आपकी बात से ज्यादातर लोग इत्तेफाक कर रहे हैं, एंडोर्स किया उन्होंने इस मुतालबे को। बिल्कुल बिल्कुल इत्तेफाक किया है। और मैं आपको, आप इंडस्ट्रियल जोन्स में चले जाएं, मेन रोडों को छोड़ के हर जगह पे गाड़ियां नहीं चल सकती, हम बाहर से हमारे बायर्स नहीं आ सकते, बहुत से मसले। पूरा शहर इस तरह किया हुआ है इन्होंने, नाले, रोड, तो अब कब तक चलेगा, कब तक बर्दाश्त करेंगे हम लोग। और ये फौज का नाम लेते हैं तो पता नहीं क्यों उछलते हैं। मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया, मैं तो काम की बात कर रहा हूँ और अभी भी मैं कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला करूंगा जब तक काम नहीं होगा। राइट, फौज का नाम लेने पे क्या प्रॉब्लम है? चले मैं जरा अब्बास साहब से पहले जरा जान लेती हूँ कि जाहिर है ये एनडीए में आई, वहाँ पर नाले शाले साफ होने लग गए मज़र साहब, उसके बाद कुछ पीपल्स पार्टी के वज़रा भी सड़कों पे नज़र आ रहे हैं और ट्विटर पर भी उनकी तरफ से वीडियोस डाली जा रही हैं, कुछ बड़े एक्टिव सब लोग नज़र आ रहे हैं। सो क्या आपको लगता है कि वाकई ये जब आप खुद वैक्यूम छोड़ेंगे, जब आप काम नहीं करेंगे, सूबाई हुकूमत कहेगी वफाकी हुकूमत नहीं, मेयर कहेगा इख्तियारात नहीं है, फंड्स नहीं है, एक दूसरे पर अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करते रहेंगे तो फिर जिन्होंने काम करना है वो तो फिर काम करेंगे? शुक्रिया सादिया। देखिए, बिल्कुल भी मैं सराज कासिम तेली साहब की बात को सपोर्ट नहीं करता, और उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह है ये जो बातें कर रहे हैं, ये 34% कराची की बात कह रहे हैं। इस वक्त ये बताएं कि डीएचए के इलाकों में क्या हाल है, डीएचए की सड़कों का क्या हाल है, और डीएचए के अंदर और कैंटोनमेंट के एरियाज़ जो हैं उनके अंदर सूरत हाल क्या बहुत आइडियल है, बहुत बेहतरीन सूरत हाल है, जिसकी वजह से हम ये कहें कि जी बाकी मांदा जो शहर है वो भी उनके हवाले कर दिया जाए। ये देखिए, ये मसलों का हल नहीं होता। मसले का बुनियादी, अगर आपने कराची के मसले का हल करना है तो उसकी बड़ी बुनियादी चीज़ ये है कि आप कंप्लीट इख्तियारात दें, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन डिक्लेयर करें कराची को और उनको एम्पावर्ड करें। देखिए, जहाँ तक करप्शन की बात है, जहाँ तक ये सारी बातें हैं, सिंध गवर्नमेंट की, केएमसी और दूसरे इदारों की नाअहली है, वो इस वजह से है कि इनकी अकाउंटेबिलिटीज़ नहीं होती इन चीज़ों की। वही ठेकेदार हैं जिनको पहले दिए जाते हैं। अब ये जो जितनी नालों की वो बात कह रहे हैं कि नालों पे तजावज़ात खड़ी हो गई हैं, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सिर्फ उस एरियाज़ में नहीं हैं। ये आप उठा के देख लें, ये आपको डीएचए के एरियाज़ में भी नज़र आएंगी, ये सारी चीज़ें, ये आपको कैंटोनमेंट के एरियाज़ में भी नज़र आएंगी, या आपको दीगर डिस्ट्रिक्ट, यानी कराची के अंदर पहले तो आपने कराची को 6 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसके बाद आपने मज़ीद इख्तियारात, इस वक्त कराची में दर्जनों सिविक एजेंसीज़ हैं। जब तक ये एक अम्ब्रेला के तहत नहीं आएंगे, और इनको जिस तरीके से आपने कराची ऑपरेशन के वक्त एक एपेक्स कमेटी बना दी थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी होते थे, जिसके अंदर आर्मी चीफ भी होते थे, जिसमें डीजी रेंजर्स भी होते थे, जिसमें गवर्नर भी बैठते थे, ये सारे लोग बैठते थे, तो कराची ऑपरेशन के बारे में इफेक्टिवली जो चीज़ें होती थी वो इन्फोर्स्ड होती थी। तो इसी तरह का एक फार्मूला जो है वो आप कराची की सिविक एजेंसीज के हवाले से, कराची शहर को बेहतर बनाने के हवाले से क्यों नहीं करते? कराची की सही आबादी का तयन क्यों नहीं किया जाता? कराची की मर्दमशुमारी जो है वो उसमें हमेशा डंडी क्यों मारी जाती है? तो ये जब आप सारे मसाइल एड्रेस करेंगे तो आप फौज के हवाले 9 साल थे ना मुशर्रफ साहब के दौर में, उनके हवाले, और उससे पहले ज़िया-उल-हक के हवाले से 11 साल रहे हैं। तो ये इश्यूज नहीं होते। देखिए, एड्रेस अगर आपने करना है तो अल्टीमेटली आपको कराची के, और कराची क्या, पूरे पाकिस्तान के मकामी हुकूमतों को एम्पावर्ड करें, लोकल बॉडीज़ को एम्पावर्ड करें, जो वसाइल हैं वो उनको प्रोवाइड करें, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल पावर्स उनको दें, और उसके बाद उनकी अकाउंटेबिलिटी करें। अब मेयर क्या कहता है? मेयर कहता है कि जी मैं तो 34% कराची का वो, ये जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है,
सही है। तो सिराज कासिम तेली साहब, आप तो 34% कराची के अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मजहर अब्बास साहब कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी हालात जो हैं वो सिचुएशन आइडियल तो नहीं है कैंट में या डिफेंस के एरियाज़ में। लेकिन ये जो बात है कि अगर सारी जमातें मिल बैठ के, क्योंकि हम बहुत बहस मुबाहिसे भी कर रहे होते हैं, सारी जमातें कराची की ओनरशिप की बात करती हैं, ओनरशिप असल में कोई लेता हुआ नज़र नहीं आता, बट हम कराची के आबादी को देखते हुए, कराची जैसे बड़े शहर को देखते हुए इसके स्पेशल स्टेटस की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? उस पर कभी हमने नहीं देखा कि कोई डिलिब्रेशन हो रही हो, कोई बात हो रही हो, लोकल बॉडीज़ को ये एक्टिवेट करने की बात मजहर अब्बास साहब ने की। ये सारे ही पॉलिटिशियंस बड़े शौक से करते हैं, मीडिया में आके करता कोई नहीं। देखे सादिया, एक बात समझने की है कि मजहर अब्बास जो बात कर रहा है बिल्कुल अच्छी कर रहा है, मगर ये बात हमारे मुल्क में इस वक्त लागू नहीं होती, इसलिए ये चीजें हम कर चुके सारी। और अगर ये जनरल मुशर्रफ के टाइम पे यही एमक्यूएम थी ना, एमक्यूएम के पास इतना पावर था, सब कुछ था, तो वो उन्होंने क्या किया सिवाय दो तीन फ्लाईओवर अंडरपास के अलावा क्या किया? और देखे बात असल क्या है, लोगों की नीयतों की है, लोगों के तरीके की है। ये पॉलिटिकल लोगों का इतना मौका मिला है और इतना पैसा मिला है इनको, अगर ये करना चाहते तो हो जाता। हमारे मुल्क में बदनसीबी यही है कि बातें तो वो सही करते हैं जो दुनिया में अमेरिका में हो रही है या कोई अच्छी जगह पे हो रही है, मगर जब करने का टाइम आता है तो कोई करता बढ़ता है नहीं, एक दूसरे के सियासत में गुजार देते हैं। अब जो कोई हट के जरा बात करता है तो ये बोलते तरीका वो है, हमें भी पता है वो तरीका है, मगर वो तरीके से ये नहीं चलते। अगर ये नहीं चलते तो हम क्या करें, इसी तरह डूबते रहे? हमको पहले ये इस तरह का काम करना पड़ेगा, एक मर्तबा ठीक करना होगा, और फिर डंडे के जोर पे इनको बोलना पड़ेगा कि अब तुम दुनिया की पॉलिटिक्स की तरह करो, इसलिए कि वरना ये नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि आइडियल सिचुएशन वही है जो मजहर अब्बास साहब बयान कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एप्लीकेबल नहीं है और बड़े अरसे से हम देख रहे हैं कि उस पर अमल नहीं हो रहा। इसीलिए ये जो एक अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस के अंदर आप कह रहे हैं कि यही मुतालबा, यही वाहिद सोल्यूशन है। आई हैव टू वाइंड अप है। मजहर अब्बास साहब, सिराज कासिम तेली साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।